अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी जो डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में, वो है कुछ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक कैलकुलेटर बना के देखा था और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस या कैलकुलेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज उसमें जो प्रोग्राम में कोड में जो जो हमने सिंबल्स या इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने यूज़ की थी, उससे रिलेटेड जो है थ्योरेटिकल डिस्कशन हम करेंगे और अगर ज़रूरत पेश आई तो साथ में कुछ कोड परफॉर्म करके भी देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आयत डिस्कस कर लेते हैं। सूरह अनफाल में है, आयत नंबर 21 है कि और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने अल्लाह का कुरान सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। तो ये बेसिकली कुछ जैसे हमारी फीलिंग्स भी होती हैं, समटाइम हम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, या फिर कह रहे होते हैं कि हम सुन रहे हैं लेकिन हमारी इंटेंशन या तवज्जो नहीं होती, तवज्जो से हम कुरान सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, या उसको समझने की बस जहमत करते ही नहीं है बिल्कुल। तो उस तरह की अगर हमारी फीलिंग्स हों तो कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है कि उस तरह के लोगों जैसे, उन लोगों जैसे ना होना जो कहते कि हमने सुन लिया लेकिन हकीकत में वो सुनते नहीं है कुरान। तो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे वापस। आइडेंटिफायर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होते हैं नॉर्मली, जितने भी हम नेम्स वगैरह लिख रहे होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, कोई भी हम कह लें कि अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हुए, कम्बिनेशन यूज़ करते हुए कुछ भी हम जो टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है। टिपिकली रीड कर लेते हैं, इसमें मज़ीद जो पॉइंट्स है वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ। The identifiers are the names used to represent variables, constants, types, functions and labels in the program। जैसे हमारे पास अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में हम ABC हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, टाइप करते हैं। इसी तरीके से सी प्लस प्लस लैंग्वेज जब हमने टाइप करनी है तो उसके कुछ लिखने के रूल्स हैं, तरीक़ाकार हैं, और लिखने के जो तरीके हैं, जो लिखने के सिंबल्स हैं, चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से लिखना है और चीज़ों को, नेम्स को रिप्रेजेंट करने में, लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस, इन चीज़ों को, लेबल्स वगैरह वगैरह को जो टाइप करने का तरीका है, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाता है, रूल्स होते हैं इसके लिखने के भी। तो ये फर्दर आगे रूल्स भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो इसको ओवरऑल आइडेंटिफायर कहा जाता है। Identifier is an important feature for all computer languages. A good identifier name should be descriptive but short. जैसे कोई वेरिएबल का नेम हम रखते हैं, इंट ए या बी रखते हैं, तो और सपोज कि उसका रिजल्ट जो है एडिशन का, कोई रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं और एडिशन जो है किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, तो उस तीसरे वेरिएबल का नाम हम सी डी रखने के बजाय हम अगर ए डबल डी ऐड रख दें या एस यू एम सम रख दें, तो वो जो है लिखने का एक अच्छा तरीका है। तो आइडेंटिफायर हमारे डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और उसको रीड करते ही उसका मीनिंग भी थोड़ा सा हमें समझ आ जाना चाहिए। एन आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। तो इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो अलाउ है किसी भी नेम के लिखने की, वो आइडेंटिफायर लिखने की, वो है 31 जो है कैरेक्टर्स तक, 31 कैरेक्टर्स। If the name of an identifier is longer than 31 characters, the first 31 characters will be used. Remaining जो है उसको वो कंसीडर नहीं करेगा हमारे पास जो कंपाइलर हम यूज़ करेंगे C++ का। The remaining character will be ignored by C++ compiler. Some important rules for identifier names are:
as follows. First character must be an alphabetic or underscore. The identifier name must consist of only alphabetic characters, digits or underscore. The reserved word cannot be used as identifier name. जैसे डॉलर का साइन है या क्वेश्चन मार्क है या कुछ इस तरह के पंक्चुएशन वाले होते हैं, या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम एक जनरलाइज आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं ले सकते. स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स में ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर that has special meaning in C++ is known as standard identifier. C++ cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि हमारे पास सी आउट हम लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, सीन लिखते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स. These are the name of input output objects defined in standard input output library like iostream.h. तो ये बाज कंपाइलर में .h लिखना होता है, बाज कंपाइलर .h लिखे बगैर भी iostream को जो है रीड कर लेते हैं. कुछ होते हैं जी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, जैसे कि हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं. द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स that is defined by programmer to access memory location is known as user defined identifier. The user defined identifiers are used to store data and programs results etc. एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे हम कोई सा भी वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ए बी सी रखते हैं या फिर मार्क्स रखें, एज रखें, कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को हम यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं. अब C++ में कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? Keyword is a word in C++ language that has a predefined meaning and purpose. The meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of the language. It cannot be changed or redefined by the user. Keywords cannot be used for the same purpose for which it is defined. Keywords are also known as reserved words. There are different types of keywords in C++ language. टोटल जो है ये 63 कीवर्ड्स हैं, ऐसे हैं जो कि रिजर्व्ड है C++ लैंग्वेज में, लाइक ASM, ऑटो, बुलियन, ब्रेक, केस, कैच हो गया. करेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए CHAR लिखते हैं, चार लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं. इसी तरीके से इफ हो गया, फॉर लूप का फॉर हो गया, इंटीजर का इंट, फ्लोट, इनलाइन, ये सारे कीवर्ड्स अक्सर आप कोडिंग में देखेंगे. ये हमारे पास C++ लैंग्वेज के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं. हर लैंग्वेज के अलग अलग कीवर्ड्स लिखने का तरीका है. बाज़ लैंग्वेज में इंटीजर को कंप्लीट INTEGER लिखा जाता है, बाज़ लैंग्वेज में इंट लिखा जाता है. तो डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज में कीवर्ड्स किस स्पेलिंग के साथ डिफाइंड है. अब ये नेक्स्ट आते हैं ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट. क्या होता है वेरिएबल्स? हमारे पास ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, और कांस्टेंट जो है एक स्पेसिफिक नंबर या वैल्यूज़ के अंदर फिक्स होती है. The ability to change or not change the data stored can be third attribute of these memory location. रियल में ये वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ये बेसिकली हमारे पास रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमने अपना डाटा स्टोर करना होता है. अगर उस लोकेशन पर डाटा हमने बार बार चेंज करना हो तो वेरिएबल हमारा जो मेमोरी लोकेशन होगी उसको हम वेरिएबल के कैटेगरी में काउंट करेंगे. अगर वो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट चेंज ना करने हो, फिक्स रखने हो, तो उसको हम कांस्टेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे. Components of memory in which data value stored can change during the execution of program are called variables. These usually should not be defined in the header or global section of the program.
इन आवर सैम्पल प्रोग्राम अभी प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसमें रेडियस इज डिफाइंड इन द मेन फंक्शन कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी इन विच द data values are initialized once and never change during the execution of program। या वैसे अगर कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने देखा था, वो भी हमारे पास ये एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं। डाटा टाइप्स और डाटा टाइप्स किस किस्म के होते हैं। अब इस एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पास जैसे ए है, बी है, ये दो वेरिएबल्स हैं और इंटीजर इनका डाटा टाइप है। तो हम यहाँ पे सपोज जैसे ए प्लस बी लिखा है, तो इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी साथ में लिख सकते हैं, लाइक ए प्लस बी प्लस 6 कर लें, प्लस 8 कर लें, कोई भी वैल्यू हम कांस्टेंट भी साथ में लिख सकते हैं। तो इसको कंपाइल अगर करें हम, सपोज कि हमारे पास ए की वैल्यू हम 3 कहते हैं, बी की वैल्यू भी 3 कह देते हैं, तो एडिशन जो है 14 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दो वेरिएबल वैल्यूज उसने कंसीडर की, एक जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वो कंसीडर करके रिजल्ट दिखा रहा है। एनीवे जी, डाटा टाइप क्या होता है? एज नोटेड अर्लियर, कंप्यूटर मेमोरी इज कंपोज ऑफ लोकेशंस। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मेमोरी लोकेशंस को कहा जाता है, आइडेंटिफाइड बाय डाटा टाइप एंड नेम, लाइक उस लोकेशन का कोई ना कोई नेम भी दिया जाता है। द डाटा टाइप इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड। तो किस किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डाटा टाइप है इंटीजर। सपोज कि हम यहाँ से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास लिखा आ गया कि इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जगह पे मैं मतलब इंटीजर वैल्यूज की बजाय कोई अल्फ़ाबेट्स या कोई और इनके कोई करली ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो वो डाटा जो है फ़ौरन से उसने कंसीडर करने के लिए एरर मैसेज दे दिया। तो ये एडिशन का रिजल्ट दिया, लेकिन ये गार्बेज वैल्यू ऐड करके एक किस्म का एरर ही दे रहा है। तो एग्जैक्ट एडिशन हमें एडिशन का रिजल्ट नहीं बता रहा। तो वापस चलते हैं। आई होप आपको डाटा टाइप की समझ आ गई होगी कि इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर आंसर ही आएगा। एक और छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि मैं ए की वैल्यू देता हूँ 4.5, सॉरी अगेन देखते हैं। ए की वैल्यू हमने 3 और बी की वैल्यू 3, ये तो हमारे पास 6 आंसर आ रहा है क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यूज दिए हैं दोनों। अगर हम इसकी जगह पे कोई पॉइंट्स वाली डेसिमल वैल्यू देते हैं, 3.3 देते हैं, और मैं चाहता हूँ 3.3 के साथ 2.3 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जो ही मैं 3.3 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो वो फ़ौरन से एडिशन इज 3 लिख देता है। वो सेकंड वैल्यू जो है पॉइंट के बाद वाली, इसको कंसीडर कर रहा है, या कह लें कि वैसे ही प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर इसी प्रोग्राम को हम इंटीजर की बजाय यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप दे देते हैं, वैल्यू लिखते हैं हम 3.3, उसके बाद उसने दूसरी वैल्यू भी मांगने के लिए ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दी। तो अब आप देख सकते हैं कि आंसर जो है 5.6 वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये डिफरेंस था बेसिकली डाटा टाइप क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो इस किस्म का डाटा टाइप आप इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स भी उस लिहाज से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या आपके जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो भी अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो ये इंटीजर डाटा टाइप का आपको आइडिया हो गया कि जो सीधा इंटीजर नंबर होते हैं, लाइक +1 2 3 4 5 ऑनवर्ड जितने भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पॉइंट डेसिमल वगैरह में हम लिख सकते हैं। कुछ फ्लोट के बाद डबल डाटा टाइप भी होता है, उसमें आप मीन के बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जब आपने एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन करनी हो, तो उसके लिए हमें
इंटीजर फ्लोट की बजाय डबल डाटा टाइप हम लिख देते हैं, डबल डाटा टाइप का नेम रखते हैं। करेक्टर डाटा टाइप लाइक हमारे पास नंबर्स की बजाय कोई करेक्टर्स अल्फ़ाबेट से ABCD कोई हम असाइन करना चाहें, उस पर काम करना हो, वर्किंग करनी हो, तो उसके लिए हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो करेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बुलियन डाटा टाइप भी जो है, जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स 1 और 0 के लिहाज से कोई स्टेटमेंट्स हमने कैलकुलेट करनी हो, डिस्प्ले करनी हो, तो वहाँ पे हम बुलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग डाटा टाइप, आपने एक पूरा सेंटेंस लिखना हो, पूरा सेंटेंस हमने टाइप करना हो, पूरा नेम टाइप करना हो, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का जो है डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग लिखें, वेरिएबल का नेम लिखें और इक्वल लिख के हम डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। या फिर सीन के ज़रिए से भी, यूज़र से भी एक कंप्लीट सेंटेंस या वर्ड जो है वो ले सकते हैं, जबकि करेक्टर डाटा टाइप में एक सिंगल जो अल्फ़ाबेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक और अहम पॉइंट है जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो नॉर्मली जो मैथ्स में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल साइन, इक्वल जो है किसी भी क्वांटिटी को इक्वलिटी शो करने के लिए हम लिखते हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज या अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल का साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अब अगर हमने लिखा है कि एक वेरिएबल का नेम है काउंट, काउंट इज इक्वल टू 8, तो ये जो 8 वैल्यू है ये बेसिकली राइट साइड से उठ के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है इसके पास चली जाएगी, काउंट के अंदर, काउंट वेरिएबल लोकेशन के अंदर 8 वैल्यू चली जाएगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अभी आपको डिस्कस कर सकता हूँ कि सपोज यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू इंटर कराई और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए। ये कंपैरिजन आपको अभी समझ आ जाएगा। सपोज कि ए की वैल्यू मैंने कही 3, बी की वैल्यू मैं कह रहा हूँ जी 7। आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी का 10 आना चाहिए, लेकिन आपके सामने आंसर आ रहा है 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने ए की वैल्यू जो 3 थी वो उठा के बी को दे दी, तो आंसर क्या आया 6। सेम इसी एडिशन के रिजल्ट को मैं आपको थोड़ा सा और चेंजेस करके दिखाता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू बी, तो अब क्या होगा कि हमारे पास रिजल्ट जो है 14 आ रहा है। इसका मतलब वो बी की वैल्यू जो है उठा के ए को दे रहे हैं, मीन के ए की भी वैल्यू 7 होगी, बी के भी 7 होगी, तो एडिशन का रिजल्ट हमारे पास 14 आ रहा है 10 की बजाय। तो कंपैरिजन आपके सामने, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 और 7 का आंसर 6 आ रहा है, क्योंकि हमने पहले बी इज इक्वल टू ए किया था, अभी ए इज इक्वल टू बी किया। तो आई होप आपको जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। जबकि जो इक्वालिटी जो C++ में अगर हमने लिखनी हो तो वो इक्वालिटी लिखने का तरीका ये है कि आप 2 दफ़ा इक्वल का साइन लिखते हैं और फिर इक्वालिटी चेक कर सकते हैं कि क्या ए जो है बी के बराबर है या नहीं बराबर। उसके लिए आपको इक्वालिटी ऑपरेटर जो होता है बेसिकली वो 2 दफ़ा ए लिखते हैं, सॉरी इक्वल लिखते हैं, फिर चेक होती है। अभी कंपाइल करते हैं, एरर आएगा ऑप्सो, लेकिन नहीं आया यहाँ पे इक्वालिटी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वालिटी लिखा है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं हो रही, जस्ट वैसे टेस्ट के तौर पे इसका आंसर वैसे फॉल्स आएगा, लेकिन अगर आप इस फॉल्स को डिस्प्ले करना चाहेंगे तो ही डिस्प्ले हो सकेगा। यानी अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डबल इक्वल लिखना जो है इससे असाइनमेंट नहीं हो रही, असाइनमेंट एक सिंगल इक्वल लिखने से ही हो रही है।
वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहेंगे, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ letter or underscore. The use of underscore is not recommended. The variables 9 minute, hash home, 2 kg are invalid। मतलब कि आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए यहाँ पे ABC जो लिखा है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी हैश है, या फिर कह देता हूँ जी कोई सा भी नंबर लिख के 9 है, तो ये जो है हमारे पास वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर नहीं होता। ये एरर आ जाएगा कि 9 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल। सपोज कि आप कोई वेरिएबल का नेम रखते हैं माई वेयर, वी आर, या फिर योर कार, इसको आप अलग अलग से नहीं रख सकते। योर और कार के दरमियान में डैश लगा के योर कार कर सकते हैं। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। A user defined variable is conventionally written in lowercase. The constants are conventionally written in uppercase. The special symbols cannot be used as variable name। हम special symbols को नहीं use कर सकते। Reserved keyword cannot be used as variable name, जैसे integer, float, void, while, for, etc। ये सारी चीज़ें जो है हम वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकते। A variable can be up to 31 characters as character long for many compilers। If a variable consists of more than 31 characters, only first 31 characters will be used. The remaining characters will be ignored। A variable can be declared only for one data type। आई होप आपको थ्योरेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये वेरिएबल से रिलेटेड अभी ये एग्जांपल प्रोग्राम्स नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन हमने क्योंकि लाइव जो है कंपाइलर पे साथ साथ एग्जांपल परफॉर्म करके देख लिए, तो आई होप आपको ज़्यादा एग्जांपल्स जो है समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सी इन कमांड क्यों यूज़ करते हैं हम। In most programming environments, the standard input by default is the keyboard, and C++ stream object defined to access it. It is cin। तो नॉर्मली जब भी कीबोर्ड से हम कोई इनपुट देना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो वो इनपुट जो है सीन कमांड के थ्रू जो है इंटर कराई जाती है। जैसे कि अगेन प्रोग्राम पे चलते हैं। ये आप जो लाइन नंबर 9 देख रहे हैं, हमने ए और बी की वैल्यू जो असाइन की थी, ए और बी की वैल्यू जो हम इंटर करते हैं वो बेसिकली सीन कमांड के थ्रू इंटर करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल के बाद आपको नज़र आ रहा है ये ब्लिंकिंग हो रही है। ये ब्लिंकिंग कंपाइलर जब लाइन नंबर 9 पे पहुंचा तो वहाँ पे सीन कमांड लिखी हुई थी। सीन कमांड की वजह से ये कम जो है ब्लिंकिंग हो रही है। जो ही मैं इसको वैल्यू इनपुट कराऊंगा, सपोज के 5 इंटर कराया, देन अगेन कोई 5 वैल्यू इंटर कराई, तो वो इनपुट जो है बेसिकली करा रहे हैं हम। For formatted input operation, scene used together with the extraction operator। तो सीन अकेला सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि उसके साथ ये ग्रेटर देन साइन जो एंगल ब्रैकेट्स होती है, ये लिखना भी लाजमी होता है। तो ये दोस्तों अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे सीन ए लिखा, अगली लाइन पे हमने सीन बी लिख दिया, तो इससे भी सेम ही जो है प्रोग्राम वर्क करेगा। तो इसको, इस ऑपरेटर को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है।
लिखने का तरीका मैंने परफॉर्म करके भी आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि सीन, ये जो एंगल ब्रैकेट से ग्रेटर ग्रेटर साइन है, इसको डाल के आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हमने साथ ही परफॉर्म करके देख लिया। इसी तरीके से दोस्तों जो आउटपुट देखने के लिए हम सी आउट और लेस देन एंगल ब्रैकेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है जी, आप कोई सा भी वेरिएबल लें, उसके साथ प्लस प्लस लिख लें या प्लस प्लस वाई लिखें या वाई प्लस प्लस लिखें, तो इससे वैल्यू में एक वन का एडिशन हो जाता है। सपोज कि हमारे पास अगर हम रनिंग में है, प्लीज़ भाईजान इंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज कि हमने ए की वैल्यू इंटर की 6, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है उसकी 7 आपके सामने आ गया। लाइन नंबर 10 पे जो हमने ए प्लस प्लस लिखा है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू थी उसके अंदर एक वन वैल्यू इंक्रीज हो गई है और आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्टफिक्स ऑपरेटर, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में फ़र्क बताना चाहिए। ऐसा सच आपको फ़ौरन से सिंपल एक देखने से तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स कोड हो चाहे पोस्टफिक्स हो, आपका आंसर 7 ही आ रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। सपोज हम एक और वेरिएबल लेते हैं, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी। यहाँ पे हम बी भी डिक्लेयर कर लेते हैं। बी की वैल्यू भी यूज़र से ले लेते हैं। और उसके मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, और फिर हम ये डिस्प्ले कर देते हैं। वैसे तो ये 4 वेरिएबल्स के ज़रिए से इस ऑपरेशन का समझ आएगी, लेकिन मैं अभी 2 वेरिएबल से आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। एंड लाइन, ये दोस्तों जो एंड लाइन कमांड है, इसके ज़रिए से आप नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। की वैल्यू 4 हमने रखी, बी की वैल्यू 3 रखी।
हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो बेसिकली ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू 3 हमने इंटर की, तो इनिशियली उसने कह दिया जी ए प्लस प्लस के बाद लाइन नंबर 10 की वजह से क्या होगा, ए प्लस प्लस हुआ तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, वो डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हमने बी की वैल्यू देखी, बी की वैल्यू जो थी 8 से 9 हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमने कहा कि जी ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो उससे क्या हुआ कि ये जो पहली वैल्यू है ए की वो भी 10 हो गई, और जो दूसरी बी की वैल्यू वो भी 10 हो गई। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 10। 10 का मतलब ये है कि प्लस प्लस बी होने से उसकी एक और वैल्यू ऐड हुई और 10 हो गई। इसको मज़ीद जो है मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। सपोज कि हमारे पास ए बी और एक्स वाई, ये चार वेरिएबल्स हैं। इन सब की इनिशियल वैल्यू मैंने ज़ीरो कह दी। अब ज़ीरो कहने के बाद मैंने बी की वैल्यू को इक्वल कह दिया ए प्लस प्लस के, और एक्स की वैल्यू को इक्वल कह दिया प्लस प्लस एक्स के। अब बी के पास वैल्यू क्या जाएगी, बेसिकली जाना तो 1 चाहिए, और वाई के पास भी 1 जाना चाहिए। लेकिन अभी आउटपुट देख लेते हैं कि क्या होती है। आउटपुट पे हमने देखा कि ए की वैल्यू खुद तो क्योंकि प्लस प्लस हुआ था तो वो 1 हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसने बी को जो है ज़ीरो वैल्यू असाइन की, पहले वाली जो ज़ीरो वैल्यू थी वही असाइन की, ना कि नई वैल्यू वैल्यू दी। अगर इनिशियली ज़ीरो नहीं कहना चाहते तो सबको अलग अलग वैल्यू दे के भी मैं आपको समझा सकता हूँ। कि सपोज कि हमारे पास ए की वैल्यू 3 थी और बी सिंपली डिक्लेयर किया हुआ है हमने, और एक्स की वैल्यू जो है वो हम कह देते हैं 7। अब कंपैरिजन करते हैं। ए की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू हो गई 4, लेकिन बी को ए ने जो है अपनी पुरानी वाली वैल्यू 3 दे दी, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 थी, वो प्लस प्लस एक्स से खुद भी 8 हो गया, और वाई को जो उसने वैल्यू दी वो नई वाली वैल्यू जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी 8 वो दी। तो ये दोस्तों डिफरेंस था प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का। डिफरेंस ये होता है कि जो प्री फिक्स होता है वो पहले अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन करेगा। पोस्ट फिक्स में ये होता है कि पहले अपनी पुरानी वैल्यू ऐड करके असाइन करके फिर बाद में खुद की वैल्यू इंक्रीज कर लेगा। जैसे कि ए ने बाद में अपनी वैल्यू 4 कर ली, लेकिन ए को उसने पुरानी वाली वैल्यू 3 दे दी। तो दोस्तों आज आप लोगों ने जो है सी प्लस प्लस के बेसिक्स समझी सीखी। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में और उनके प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में डिफरेंस क्या होता है वो भी सीखा। इसी तरीके से हम इंक्रीमेंट के साथ साथ डिक्रीमेंट भी सीख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिख लें तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक एक जो है माइनस हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।